Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. My name is Prince Tyagi, Lecture Mechanical. Friends, Mechanics of Solid की जो लेक्चर सीरीज है उसमें आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक पर, जिसको हम हिंदी में जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं इनर्शिया या जड़त्व क्या होता है. तो इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिमेन्स इन रेस्ट और स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन. तो इनर्शिया जो है ये जड़त्व एक वो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से वो अपना जो स्टेट है या तो वो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है उसको बनाए रखना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाए. या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए बॉडी टू चेंज इट स्टेट और रेस्ट और मोशन. यानी कि जो कोई भी बॉडी जिसके पास मास है या द्रव्यमान है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, और वो विरोध जिस कारण से करती है वो कारण है इनर्शिया. और इनर्शिया कहां से आता है? वो आता है द्रव्यमान से. तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की या जड़त्व आघूर्ण की. तो हम हमारे जो अप्लाइड मैकेनिक्स के वीडियोस डले हुए हैं चैनल पर उसमें हमने मोमेंट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं. तो मोमेंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम एक बार फिर से हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं. So we have already discussed that the moment of a force about a point is product of force and perpendicular distance between the point and the line of action of the force. अगर हमें किसी फोर्स का या बल का मोमेंट निकालना है किसी बिंदु के सापेक्ष में, तो वो कहां से कैसे आएगा? वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स यानी कि बल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. तो एक तो बल और साथ में गुणा किसकी करेंगे? लंबवत दूरी की. किसके बीच में? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहां पे फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, और जिस बिंदु या पॉइंट के अबाउट हमें उसका मोमेंट लेना है. तो उन दोनों के बीच की दूरी जो लंबवत दूरी है उसके बीच में हमें मल्टीप्लाई करके हम मोमेंट निकाल सकते हैं. तो अब यहां पे अगर हम देखें एक फोर्स P है, ये एक रॉड है, रोड पर या बीम पर एक सिरे पर फोर्स P लग रहा है ये यहां पर, और इसका मोमेंट हमें निकालना है मान लीजिए इस बीम के दूसरे सिरे पर जिसको हमने O दिया है. तो मोमेंट एट O क्या होगा? फोर्स P, और जहां पर ये इसका इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट O के बीच की दूरी यानी कि x, इन दोनों को अगर हम गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? मोमेंट मिल जाएगा O के अबाउट. किसका? इस फोर्स का. तो हमारा मोमेंट आ जाएगा m इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय x. यहां पे हमने एक एग्जांपल दिया है कि मोमेंट कैसे काम करता है. जैसे हम कोई स्पैनर या रेंच की मदद से किसी नट बोल्ट को टाइट करते हैं तो वहां पर मोमेंट काम आता है. फोर्स हम उसके एक सिरे पे लगाते हैं, लेकिन नट बोल्ट जो टाइट होता है वहां उस जगह पर एक मोमेंट काम करता है. तो इस तरह के जो मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं मोमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स. अभी तक हमने इसको नॉर्मली मोमेंट ही बोला था, लेकिन इसको फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं. अब आते हैं आगे. इफ दिस मोमेंट इज अगेन मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि जो हमने मोमेंट निकाल लिया ये P मल्टीप्लाई बाय x, अगर इसमें हम दोबारा x की मल्टीप्लाई कर दें यानी कि जो लंबवत दूरी थी उसकी मल्टीप्लाई दोबारा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? px स्क्वायर. इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स. यानी कि एक बार मोमेंट हो गया p इंटू एक्स, उसमें हमने फिर दोबारा x की मल्टीप्लाई करी तो मोमेंट ऑफ द मोमेंट हो गया. या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स. p मल्टीप्लाई बाय x, p मल्टीप्लाई बाय x, ये हो गया हमारा फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स. अगर इसमें हम फिर से x की मल्टीप्लाई कर दें
तो ये हो गया हमारा सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स और जिस बिंदु के अबाउट हमें सेकेंड मोमेंट निकालना है उन दोनों के बीच की लंबवत दूरी को अगर हम 2 बार गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगा सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स। समटाइम इंस्टेड ऑफ फोर्स एरिया और मास ऑफ ए फिगर और बॉडी इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। अभी जैसे हमने यहां पर एक फोर्स लिया, फोर्स की जगह कई बार क्या होता है, इसकी जगह हम एरिया ए या मास एम भी यूज करके सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। सिंपली क्या होगा, फोर्स की जगह यानी कि P की जगह हम A या फिर M का इस्तेमाल करेंगे। जो ये P है इसकी जगह पर A या M आ जाएगा। तो अगर एरिया है तो एरिया मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर और मास है तो M मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। देन द सेकेंड मोमेंट इज नोन एज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया और सेकेंड मोमेंट ऑफ मास। तो जब हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स आता है, जब हम एरिया का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, और अगर मास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेकेंड मोमेंट ऑफ मास। बट ऑल सच सेकेंड मोमेंट्स आर ब्रॉडली टर्म्स एट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन जो जनरल टर्म्स में सेकेंड मोमेंट जितने भी होते हैं उनको सबको कॉमनली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर शॉर्ट में MI या MOI, कई जगह आपको ये MOI भी लिखा हुआ मिलेगा। तो शॉर्ट में हम या जनरली सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितने भी होते हैं उनको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम से हम जानते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ एरिया और मास और फोर्स एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स CG फ्रॉम द एक्सिस। जिस भी एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होगी फ्रेंड्स, जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसका या तो एरिया या फिर मास या फिर फोर्स, अगर निकालना फोर्स का निकालना है तो, और उसको हम गुणा करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके बारे में भी हम अपनी अप्लाइड मैकेनिक्स की जो वीडियोस हैं उनमें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर किसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में डिटेल में समझना है तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जिस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे हमें ध्यान देना है कि जो डिस्टेंस है वो लंबवत दूरी होगी, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। किसके बीच में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उस एक्सिस के बीच में जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। अब फ्रेंड्स एक प्लेन एरिया की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। Consider a plane area whose moment of inertia is required to be found about x-axis and y-axis। अब ये हमारा एक एरिया है, इसका हमें x एक्सिस जो कि हमारी ये वाली एक्सिस है और y एक्सिस, इसके अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो लेट अस डिवाइड द होल एरिया इनटू स्ट्रिप्स। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को छोटी छोटी पट्टियों में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, जो आप यहां पे देख सकते हैं। हमने पहला लिया एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4। इस पूरे एरिया को, बड़े एरिया को हमने छोटे छोटे भागों में बांट दिया, जिनकी हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो लोकेशंस हैं वो हमें पता है। यानी कि एरिया 1 है, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी लोकेशन कहां पे है, x1। ऐसे ही हम y वाली डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारी x दूरी से होगी, यानी कि y कोऑर्डिनेट भी हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y एक्सिस से जो दूरी होगी वो x होंगी, x कोऑर्डिनेट, और फिर वर्टिकल जो हमारे होंगे y कोऑर्डिनेट। इसको अगर हम मान लीजिए पहला वाला है उसका ये हो गया y1, उसके बाद ये दूसरा वाला है, इसका ये मान लीजिए डिस्टेंस हो गया y2। इसी तरह से हम सभी एरियाज के x और y कोऑर्डिनेट मान सकते हैं। लेट a1, a2, a3 आर द एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो जो हमने ये स्मॉल एरिया एलिमेंट जो बनाए हैं इनका एरिया है a1, a2, a3, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। x1, x2, x3
डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम एक्स एक्सिस। यहां पर ये वाई एक्सिस आएगा फ्रेंड्स। एक्स एक्सिस से x1 x2 x3 जो है वो डिस्टेंस है इन स्ट्रिप्स के CG का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, कहां से? y एक्सिस से। और y1 y2 y3 जो हमने यहां पर ये दिखाए हैं, ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हर एक एरिया का, कहां से? x एक्सिस से। तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं। MOI कैसे निकालते हैं? अगर हमको m निकालना है तो हमें क्या लेना है? एरिया और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप अबाउट वाई एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस है, जो ये वर्टिकल है ये हमारी वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा? सिग्मा, यानी कि जितने भी एरिया हैं, एरिया 1 के साथ में आएगा x1 स्क्वायर। इसको हम मैं यहां पर एक बार बता देता हूं इसको कैसे कैलकुलेट करना है। अगर हम वाई वाई निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम लेंगे एरिया 1 और उसका डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर, कहां से? y एक्सिस से। तो y एक्सिस से इसकी दूरी एरिया 1 के CG की कितनी ली हुई है? x1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहां पर x1 का होल स्क्वायर। उसके बाद ऐड करेंगे सेकेंड एरिया, एरिया 2, और डिस्टेंस आ जाएगी x2 का स्क्वायर। ऐसे ही एरिया आ जाएगा 3 और डिस्टेंस आ जाएगी x3 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम जितने भी एरिया हैं या स्ट्रिप्स हैं उनको ऐड करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम सिग्मा AX स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि होल एरिया का जो A1 A2 A3 इन सबको ऐड करेंगे, तो अगर हम इनको सिग्मा कर दें तो ये पूरे एरिया का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा y एक्सिस के अबाउट। ऐसे ही हम I एक्सिस, यानी कि जो हमारी x एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है x एक्सिस, इसके अबाउट भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। उसके लिए कौन से कोऑर्डिनेट यूज होंगे? उसके लिए y वाले कोऑर्डिनेट यूज होंगे, क्योंकि x एक्सिस से दूरी जो है वो y वाली डायरेक्शन में है। तो ऐसे ही जैसे हमने अभी यहां पर ये y1 y2 दिखे हैं, तो इसके भी हम यहाँ पे पहले वाले एरिया के, मान लीजिए ये y1, उसके बाद ये दूसरा एरिया है, इसका मान लीजिए दूरी है x एक्सिस से y2, तो इसको भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। बस फर्क क्या आएगा? जब हम I x एक्स करेंगे तो एरिया 1 और उसके साथ में डिस्टेंस हम क्या लेंगे? x एक्सिस से जो उसके सेंटर ग्रेविटी की दूरी है, यानी कि उसका y कोऑर्डिनेट। तो यहां पे आ जाएगा y1 का स्क्वायर। ऐसे ही एरिया 2 और y2 का स्क्वायर। ऐसे ही हम जितने भी एरियाज हमने डिवाइड कर रखे हैं, छोटे स्मॉल एरियाज हैं, उन सबको ऐड कर देंगे और हम उसको कम्युलेटिव क्या लिख सकते हैं? सिग्मा AY स्क्वायर। तो यहां पर जो ध्यान देना है फ्रेंड्स, कि अगर हमें y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो डिस्टेंस कौन सी यूज होगी? वो x कोऑर्डिनेट यूज होंगे। और अगर x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कौन से कोऑर्डिनेट यूज होंगे? तुम्हारे y वाले कोऑर्डिनेट यूज होंगे। ये बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व आघूर्ण के मात्रक क्या होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है एरिया
अगर एरिया है तो मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। हम यहाँ पर एरिया की ही बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के रेफरेंस में हम एरिया के न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करेंगे, मास का हमें सिलेबस में नहीं है, तो उसी के लिए हमने यहाँ पे दिखाया है। तो इफ एरिया इज इन मीटर स्क्वायर और लेंथ मीटर में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m4, क्योंकि एरिया का मीटर स्क्वायर आएगा और डिस्टेंस को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो इसका भी m स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m4। ऐसे ही अगर एरिया हम mm में ले रहे हैं तो एरिया का यूनिट हो गया mm स्क्वायर और लेंथ भी mm में ही लेंगे, क्योंकि हम एक जैसे ही मात्रक इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा mm की पावर 4। अगर हम एरिया की जगह यहाँ पर मास यूज करते हैं तो फिर ये आ जाएगा हमारा kg mm स्क्वायर या kg मीटर स्क्वायर। तो जो भी हम निकाल रहे हैं उसके हिसाब से इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर फोर्स है तो फिर यहां पे आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन mm स्क्वायर। अब नेक्स्ट है रेडियस ऑफ जायरेशन या फिर परिभ्रमण त्रिज्या। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी या लैमिना अबाउट ए एक्सिस इज डिस्टेंस सच दैट इट्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया गिव्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस। तो रेडियस ऑफ जायरेशन हम उस डिस्टेंस k को बोलते हैं अगर उसका स्क्वायर हम मल्टीप्लाई कर दें एरिया में तो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाए एक्सिस के अबाउट। मान लीजिए ये एक जो बॉडी है जिसका एरिया है a और इस एक्सिस के अबाउट मान लीजिए इसको हम ये एक्सिस ओ के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो एरिया a और एक्सिस ओ के बीच की दूरी k, अगर हम k स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a निकाल दें तो इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाना चाहिए o के। तो इस दूरी को हम k को बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन या फिर परिभ्रमण त्रिज्या। इसके लिए हम क्या मानते हैं, हम एक एरिया मानते हैं, कंसीडर एन एरिया कंसंट्रेटेड एट डिस्टेंस k। हम ये मानते हैं कि ये जो एरिया है पूरा का पूरा एक बिंदु पर ही कंसंट्रेटेड है, यानी कि ये पूरा फैला हुआ नहीं है, मतलब इस तरह से ये पूरा एरिया नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह से पूरा एरिया है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके पार्ट्स अलग अलग, इसको डिवाइड करेंगे, हर एक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट करेंगे और फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हम अगर ये मान लें कि ये हमारा जो एरिया है सब पूरा का पूरा एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, तो पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है तो हम उससे डिस्टेंस सीधे सीधे नाप सकते हैं, हमें वो डिस्टेंस जो है, रेडियस जो है वो वेरी नहीं होगी। तो हमारी ये पूरा एरिया हमने मान लिया कि एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है एरिया ए और इस एरिया ए की डिस्टेंस एक्सिस से है k, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, यानी कि I इक्वल टू I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया और उस एरिया से एक्सिस का डिस्टेंस यानी कि k स्क्वायर। तो यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है कि हमने माना है कि पूरा का पूरा एरिया जो है वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है और उस पॉइंट से, क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं एक्सिस की। और अगर हम यहां पर दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो हमें k की वैल्यू ले सकते हैं, तो k की वैल्यू आएगी अंडर रूट I डिवाइडेड बाय a। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस k है जो हमने निकाली है इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन और रेडियस ऑफ इनर्शिया भी हम इसको बोलते हैं, तो यानी कि परिभ्रमण त्रिज्या या फिर जड़त्व की त्रिज्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि रेडियस ऑफ जायरेशन के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में आते भी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड थ्योरम्स हैं जैसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड।